अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं कि देश भर में ओबीसी की कुल आबादी 45 से 48% है। उत्तर प्रदेश में 54.5% ओबीसी का वोट बैंक है। उत्तराखंड में 18.3% का ओबीसी का वोट बैंक है। गोवा में 17.9%, मणिपुर में 52.7%, पंजाब में 16.1% ओबीसी का वोट बैंक है। 2022 से लेकर के 2023 में यूपी समेत उत्तराखंड में ओबीसी वोट बैंक अपना कितना दबदबा रखेगा, इस बात को आपने समझ लिया होगा। ओबीसी बिल का यही सारा खेल है बाबू। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं अलग अलग घटना की चाह कर के भी लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या मजबूरी है और क्या होगा, समझिए। राज्यसभा में ओबीसी रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पास हो गया है। बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े थे, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। इस बिल के कानून बनने के बाद राज्यों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार होगा। राज्य अपने हिसाब से ओबीसी लिस्ट को जारी कर सकेंगे और उसको तैयार कर सकेंगे। पहले ओबीसी लिस्ट का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास था। कुछ महीने पहले मराठा आरक्षण का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार तो राज्य के पास है ही नहीं। जब अधिकार नहीं है तो आप लिस्ट को कैसे बना सकते हैं? इसीलिए केंद्र सरकार को यह संशोधन बिल लाना पड़ा। अब यह बिल दोनों सदनों से पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लगनी है और कानून बन जाएगा, जिसके तहत केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी अब ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। यहां पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि अब राज्य भी ओबीसी लिस्ट बना सकेंगे। इसमें राज्य के साथ क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो हम अगले पड़ाव में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, ओबीसी लिस्ट जब बन जाएगी, जब बात राज्य की झोली में डाल दी है, जाहिर तौर पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार चुनाव से पहले इस कानून का फायदा उठाते हुए कुछ और जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल जरूर करना चाहेगी, जिसमें निषाद जाति प्रमुख है, जो राज्य की 100 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपना वर्चस्व रखते हैं। ओबीसी की श्रेणी में शामिल होने वाले नई जातियां ही बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने की राह आसान करेंगी। और अगर आपको याद हो कि 2017 में बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला था विधानसभा में, यानी कि स्टेट असेंबली में, तो ये ओबीसी का बहुत बड़ा हाथ था, सबसे बड़ा हाथ था। थोड़ा पास्ट से कंपैरिजन करेंगे तो उनका वोट बैंक बीजेपी का बड़ा है, तो वो नहीं चाहते कि छिटके। साल 2009 से पहले तक बीजेपी के पास 20 से 22% ओबीसी वोटर थे। साल 2014 में ओबीसी वोट कुछ 33 से 34% हो गए। साल 2019 में बढ़कर के 44% हो गए। तो अब आप देखिए कि बीजेपी का ये वोट बैंक कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। अब इसको तो मनाना पड़ेगा साहब। देखो, ओबीसी की केंद्र और राज्य की सूची अलग अलग है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस संविधान संशोधन के बाद यूपी की राज्य सरकार 39 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर सकती है, जबकि इससे पहले ही यूपी में 79 जातियों को ओबीसी का दर्जा हासिल है। हालांकि ओबीसी आरक्षण के फायदे की बात की जाए तो केंद्रीय सूची में अभी ओबीसी के अंदर मौजूदा 2700 जातियों में से सिर्फ 1000 जातियां ही आरक्षण का फायदा उठा रही हैं। अब देखिए, राज्यों की ओबीसी लिस्ट में अगर आप नजरें दौड़ाएंगे तो उसमें कुछ ऐसी भी जातियां शामिल हैं जो केंद्र सूची में नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बिहार में बनिया ओबीसी में आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्हें अपर कास्ट में माना जाता है। इसी तरह अगर हम हरियाणा में चले जाते हैं तो हरियाणा में जाट ओबीसी में नहीं आते हैं, लेकिन राजस्थान में वो इस लिस्ट में होते हैं। राज्य के पास ओबीसी सूची अपनी मर्जी से जातियों को अधिसूचित करने का जो अधिकार होगा, मसलन महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का पूरा मौका मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये इतनी बड़ी तादाद है कि ये सत्ता को भी पलट सकते हैं। अब ये आरक्षण बिल तो पास हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझिए कि यहाँ पर एक इशू जो इनके सामने खड़ा होगा, यानी कि विवाद का जड़ भी ये आरक्षण बनेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने नई जातियों को शामिल कर लिया, उसके बाद क्या संभावनाएं हैं, क्या इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं एज अ पार्टी।
देखिए, हालांकि आरक्षण की लिमिट को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में अगर राज्य सरकारें अपने सूबे में किसी नई जाति को पिछड़ा वर्ग का दर्जा देती है तो ओबीसी में पहले से शामिल जातियां इसका विरोध कर सकती हैं या फिर इसका विरोध खड़ा हो सकता है। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि सेंटर का ये साफ तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक है। स्टेट को कहा गया कि आप ओबीसी की लिस्ट बनाइए। अभी मैंने आपको फायदा गिना है, अब मैं आपको इसका सबसे बड़ा नुकसान समझा देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। केंद्र सरकार ने ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार राज्य सरकार को तो दे दिया, लेकिन आरक्षण की जो सीमा है ना, उसको 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है। ओबीसी को अभी 27% आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन मिल रहा है, और कई राज्यों में अगर देखा जाए जहां पर 27% भी आरक्षण नहीं है, जबकि ओबीसी जातियों की जो आबादी है अगर देखा जाए कुल मिलाकर के वो 50% से कहीं ज्यादा है। अब ओबीसी में शामिल जातियों को पहले से ही उनकी आबादी के लिहाज से आरक्षण नहीं मिल रहा है। ऐसे में राज्य सरकारें अगर अन्य किसी जाति को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करती हैं तो जो आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए, ऐसी मांगे उठेंगी। ऐसा नहीं होता है तो फिर ओबीसी में शामिल दूसरी जातियां विरोध में खड़ी होंगी। केंद्र सरकार ने इसी वजह से राज्यों के पाले में इसे डाल दिया है। अब जब विरोध होगा तो फिर नुकसान राजनीतिक तौर पर इन पार्टियों को उठाना होगा। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि 50% जो रिजर्वेशन है वो बढ़ाने की मांग क्यों की जा रही है। अब ये मांग ना कांग्रेस की तरफ से की गई थी लोकसभा और राज्यसभा में। कहा गया था कि 50% आरक्षण के कोटे को बढ़ाया जाए। ओबीसी संशोधन कानून आने के बाद गुजरात में अगर पटेलों को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार उन्हें ओबीसी में शामिल करती है तो पहले से उसमें उस फहरिस्त में शामिल ठाकरे जैसी ओबीसी जातियां नाराज हो सकती हैं। और ऐसे ही हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर के है, अगर ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाता है तो दूसरी सैनी, गुर्जर, अन्य जातियां भी नाराजगी बढ़ जाएगी। इसी तरह से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को लेकर के है, मराठा को ओबीसी में शामिल अगर किया जाता है तो फिर धनगर जैसी ओबीसी जातियां मुखर हो सकती हैं, विरोध झेलना पड़ेगा। इसीलिए 50% के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग की जा रही है ताकि उस संख्या के आधार पर आरक्षण हो सके। अब आपको ये दो चीज समझ में आ गई होगी। आरक्षण को बढ़ाने की मांग इसीलिए की जा रही है क्योंकि नाराजगी को कम किया जा सके, और आरक्षण की मांग को अगर नहीं बढ़ाया गया यानी 50% से ज़्यादा अगर नहीं किया गया तो फिर स्टेट की गवर्नमेंट को फिर रिटेलिएशन का झेलना पड़ेगा और चुनाव में बहुत मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा। ये से अगर मैं अपना फाइनल कंक्लूजन अगर मैं दूं, सीधी बात, नो बकवास, थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए ओबीसी बिल के लिए संविधान में संशोधन के बाद राज्यों के पास ओबीसी में अन्य जातियों को शामिल करने का रास्ता खुल जाएगा। ये बात समझ गए। लेकिन इस बिल से ओबीसी के लिए निर्धारित 27% की आरक्षण सीमा को पार नहीं किया जा सकेगा। यानी कि अगर राज्य किसी जाति को ओबीसी वर्ग में जोड़ता है तो इसका लाभ उन्हें 27% आरक्षण के अंतर्गत ही मिलेगा। इस ओबीसी बिल के सहारे भाजपा आरक्षण की सीमा को नहीं बढ़ा रही है। ये सिंपल सी बात है। आप लिस्ट तैयार कीजिए और हो ना कुछ नहीं है, क्योंकि आगे जो मैं बोलने वाला हूं, सीधी बात, नो बकवास, वो आप सुन लीजिए। अब ये वाला सेगमेंट शुरू हो गया जिससे मैंने शुरुआत की थी। आरक्षण ले लीजिए, जॉब है नहीं, जहां जॉब्स होते थे वो सरकारी पद लगभग खत्म कर दिए हैं। कंपनियां जो सरकारी थी उनको बेच दिया गया, बैंक जो सरकारी थे उनको मर्ज कर दिया गया। इंडस्ट्री ऑटोमेशन की तरफ है जहां सारा काम अपने आप खुद ऑनलाइन आप कर पा रहे हो। बैंकिंग हो गए, आपका तमाम सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर रहे हो, पेमेंट से लेकर के, ट्रांसफ़र से लेकर के, शॉपिंग से लेकर सब कुछ कर रहे हो। ऑटोमेशन पे चीज़ चल रही है, कॉस्ट कटिंग पे बात हो रही है। अब ये सरकारी संस्था हो या प्राइवेट हो, जब कॉस्ट कटिंग की बात चल रही है, इस रिजर्वेशन सर्टिफिकेट को ले जाके आप क्या करोगे? मुझे एक बात बताओ, जीरो जॉब है और 50% का सर्टिफिकेट लेकर आप चले भी जाओगे तो आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगे? ये बात सिर्फ ओबीसी की नहीं, ये बात जनरल के लिए है, ये बात SC STs के लिए है, ये बात सभी के लिए। जब जॉब्स ही शून्य हैं तो कहाँ शून्य में रिजर्वेशन लगा के आप ले जाओगे?
अगर ले भी जाओगे तो शून्य में अगर आप 27% भी निकालोगे तो कितना निकलेगा, मुझे आप बताइए। आपकी असल में मांग जॉब्स क्रिएशन की तरफ होनी चाहिए। आप देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आने वाले फ्यूचर में आपके जो स्किल्स होंगे उसके हिसाब से आपको जॉब मिलने वाली है। दूसरी बात, एक बात आप समझिए कि कंपनी जो एक बिजनेस है वो साफ तौर पे आप देखते हैं तो उनको कॉस्ट कटिंग से साफ तौर पे मतलब होता है, उनको अपने रेवेन्यू को बढ़ाना होता है। तो ऑटोमेशन पे पूरी इंडस्ट्री चल रही है। ऑटोमेशन पे चलने के बाद क्या होगा कि इंसानों को कम किया जाएगा, मशीन से ज़्यादा काम किया जाएगा। मशीन से लगातार काम भी कराया जा सकता है और सस्ते में भी काम कराया जा सकता है। और अगर आप लंबे समय तक सोचा जाए तो कंपनियां एक इंसान को 10,000 रुपये क्यों देगी जब उसका काम 5,000 में ही हो जा रहा है। ऑटोमेशन की तरफ इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो थोड़ा सा जॉब क्रिएशन की तरफ आप ध्यान दीजिए। सरकार तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है, हर चीज़ को प्राइवेटाइज करती जा रही है। तो भैया आरक्षण का आप लाभ कहाँ कैसे उठा सकते हैं, सोचने वाली बात है। दूसरी बात आप ये समझिए, आपको बुरा मानने वाली बात नहीं है। जितने भी राइट विंगर होते हैं ना, जितने भी दक्षिणपंथी होते हैं, इनकी सिर्फ एक ही मानसिकता होती है कि यार सब चीज़ प्राइवेटाइज होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा ये ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये बात सिर्फ भारत के दक्षिणपंथियों की नहीं है, ये बात विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, EU में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, कहानी स्पष्ट है, कहानी स्पष्ट है। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, थैंक यू।